नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के प्रीवियस ईयर आरआरबी के क्वेश्चन पेपर्स डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टीम टाइपिकली इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसके अंदर ए साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, साइकेट्रिस्ट भी होता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। तो इसमें क्या नहीं होगा? इसमें नहीं होगा न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं वहां पर न्यूरोसर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर विद ए गोल टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल। तो मेंटल हेल्थ की सर्विसेज सबको मिले, जैसे जनरल हेल्थ में ओपीडी सर्विसेज होती है, काउंसलिंग होती है, आउटरीच होती है, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी सभी को मिले। इसको ध्यान में रखते हुए 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके अंदर ओपीडी सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज, आउटरीच सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि 20 to 40 ईयर्स की एज होती है, उस टाइम पे अर्ली अडल्टहुड में 20 to 40 ईयर्स की एज होती है। उस टाइम पर कौन सा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पीक पर होता है? सेंसरी एबिलिटीज, ये तो शुरू में ही स्टार्ट हो जाती है। सोशल कॉन्टेक्टनेस, सोशल कॉन्टेक्ट जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तब से ही उसका सोशल कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल एबिलिटीज भी 20 ईयर्स से पहले ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मेन इसमें होगा 20 to 40 ईयर्स एज में उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा पीक पर होती है। उस टाइम पर उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसकी जो भी कुछ करना चाहता है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। सीखने की बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है उस टाइम पर उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए परसेप्शन डिसऑर्डर। देखिए, परसेप्शन डिसऑर्डर्स में एपेथी क्या होता है? लेक ऑफ इमोशन। ऑब्सेशन यानी कि वो कोई काम को करने के लिए बार बार में परेशान होना, यानी एंजाइटी फील होना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का। एक होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन है अगर कोई स्टिमुलाई नहीं है फिर भी उसको वो चीज दिखती है। स्टिमुलाई एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है, नॉन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, फिर भी उसका उसको परसीव करता है, उसको परसेप्शन होता है। तो ये हेलुसिनेशन। और डेल्यूजन है फास्ट फॉल्स बिलीफ, जबकि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी अगर उसका प्रूफ भी दिया जाए तब भी वो मानेगा नहीं, यानी रिजिड फास्ट फॉल्स रिजिड बिलीफ, ये डिल्यूजन कहलाएगा। हेलुसिनेशन है फॉल्स बिलीफ है, फॉल्स परसेप्शन है विदाउट एनी स्टिमुलाई, हेलुसिनेशन। तो ये हेलुसिनेशन के अंदर परसेप्शन डिसऑर्डर का एग्जांपल है हेलुसिनेशन। The systematic evaluation of behavior, emotion and cognitive functions of an individual is known as। सिस्टमिक एवेल्यूएशन कर रहे हैं हम उसके बिहेवियर का, उसके इमोशंस का और कॉग्निटिव फंक्शंस का। ये सारी चीजें किसमें होती है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। Which process comes under a child expected to learn directly from a nature through personal experiences। वो अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नेचर के थ्रू लर्न करना चाहता है तो क्या कहलाएगा? नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म में वो फोकस करता है ऑन आइडियाज, रियलिज्म फोकस ऑन रियलिटी। प्रेग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रेग्मेटिज्म का मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट उसके क्या है, और नेचुरलिज्म यानी नेचर से जो लर्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोथेरेप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। यानी मूवमेंट्स को साइकोथेरेपी के रूप में हम काम में ले रहे, तो वो म्यूजिक थेरेपी में कोई मूवमेंट होता नहीं है, रिलैक्सेशन थेरेपी इसमें नहीं होता, रिक्रिएशनल थेरेपी और डांस। तो इसका आंसर होगा डांस थेरेपी। इसमें हम मूवमेंट्स के थ्रू साइकोथेरेपी दे रहे हैं उसको, ताकि उसका बिहेवियर ठीक हो पाए। एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड फॉर
इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी देते हैं। तो ईसीटी की खोज कितने की थी? ईसीटी की खोज की थी ह्यूगो कार्लेटी और बिन्नी ने। इन्होंने सबसे पहले ईसीटी की थी 1938 के अंदर। तो जो ईसीटी होती है, ईसीटी के अंदर क्या किया जाता है? टू रिलैक्स मसल्स। एट्रोपिन सल्फेट मसल रिलैक्सेंट के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट क्या है? एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जिसका मेन कॉज होता है टू रिड्यूस सिक्रेशंस। जो हमारे सलाइवरी सिक्रेशंस है और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है और रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है, उनको कम करने के लिए किया जाता है। अगर वो सिक्रेशंस अगर ज़्यादा रहेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, सलाइवरी सिक्रेशंस ज़्यादा रहेंगे, तो उसकी वजह से जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जा रही है तो उस टाइम पे एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एस्पिरेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है, ताकि सिक्रेशंस को कम किया जा सके। इसमें ये देखिए रिलैक्स मसल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मसल रिलैक्स के लिए मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है, जिससे मसल्स को रिलैक्स किया जा सके। तो एट्रोपिन सल्फेट का यहाँ काम होगा टू रिड्यूस सिक्रेशंस। पीडोफिलिया इज ए फॉर्म ऑफ, पीडोफिलिया होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बच्चों के साथ। पीडो यानी बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज each person creating his her own universe through his her perception is referred to as मतलब उसका खुद का यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है वो उसके खुद के परसेप्शन से, तो इसे क्या कहा जाएगा? रीजनिंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसे कहा जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस? जो साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी? साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड। इसे फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। विलियम बुंड्स को कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इवान पाव्लोव इसको फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का ये दिया था। और विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म को समझाया था। पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी इज नोन एज। एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है, टू रिलीव एंजाइटी के लिए कुछ एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं, तो ऐसे एडजस्टमेंट क्या कहलाएंगे? डिफेंस मैकेनिज्म। डेनियल कंपेंसेशन, एक्सेप्टेंस, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप है। ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग हिज। कोई पर्सन है हार्ड वर्क कर रहा है ताकि उसकी वेल्थ बढ़े, तो उसके लिए कौन से मोटिव वो अपने पूरे कर रहा है? पर्सनल मोटिव, बायोलॉजिकल मोटिव, सेकेंडरी और सोशल मोटिव। तो वो अपने कौन से मोटिव पूरे कर रहा है? सेकेंडरी मोटिव्स। स्प्लिटिंग बाय द क्लाइंट विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिनोट्स। स्प्लिटिंग यानी चीजों को तोड़ रहा है, स्प्लिटिंग। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर क्लाइंट है वो चीजों को स्प्लिट कर रहा है, तो ये क्या कारण हो सकता है? ए प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द क्लाइंट सीज ऑब्जेक्ट एज गुड एज ऑल गुड और ऑल बैड। इसमें क्या होता है? जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, मेनली सिजोफ्रेनिया में, ये फर्स्ट लाइन सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है? जो प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ये यूज की जाती है स्पिटिंग। इसमें स्पिटिंग में स्प्लिटिंग में क्या होता है? या तो उसको सारी चीजें अच्छी लगेंगी या सारे लोग बुरे, यानी वो कहेगा सारे लोग बुरे हैं, या ये सारे लोग अच्छे हैं और ये सारे लोग बुरे, यानी स्प्लिट कर देगा चीजों को। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आज पब्लिश्ड बाय, ये बुक है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये पब्लिश की गई थी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग इज हिज failures and difficulties by blaming others is known as, यानी कि वो अपने फेलियर्स और डिफिकल्टीज को दूसरों पर ब्लेम कर रहा है कि मैं उनकी वजह से फेल हो गया है, उनकी वजह से मेरे को परेशानी आ रही है। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म हो सकती है? रिप्रेशन, तो रिप्रेस कर रहा है यानी चीजों को दबा रहा है, यानी कि अपने जो
पेनफुल स्टिमुलाई है उनको रिप्रेस कर रहा है, हाइड कर रहा है। प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को दूसरों पर थोपना, ये होता है प्रोजेक्शन। जैसे कि इसमें कर रहा है हिज फेलियर्स एंड डिफिकल्टी ब्लेमिंग अदर्स, यानी खुद की गलतियों को दूसरों पर थोप रहा कि उनकी वजह से मैं गलत हुआ हूँ। तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्शन। आगे देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स को या कोई भी नेगेटिव उसका बिहेवियर है उसको दूसरी चीजों में ढालने की प्रयास करता है। जैसे किसी को एंगर आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस गुस्से को फुटबॉल पर मार के फुटबॉल खेलना सीख गया, फुटबॉल अच्छे से खेलने लग गया। या प्यार में फेल हो गया तो पढ़ाई करने लग गया और आईएएस बन गया। डेनियल डेनियल एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें वो मानने को ही तैयार नहीं होता कि कुछ हुआ है उसको। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का क्या करती है ये, साइकोटिक सिम्टम को किस तरीके से करती है? ब्लॉकेज ऑफ एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। तो इसका आंसर होगा डोपामिन को ब्रेन में ब्लॉक करती है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो डोपामिन को ब्लॉक करती है। व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट्स ऑफ ईसीटी? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। वैसे तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी काफी टाइम से चली आ रही है, तो सेफ है। आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सेफ है, तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं टेम्पोररी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन्स, मायोकार्डियल इंफेक्शन, कार्डियक अरेस्ट, परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में फ्रैक्चर और डिसलोकेशन बहुत ही कम रेट चांसेज में होता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है। मायोकार्डियल इंफेक्शन, कार्डियक अरेस्ट ये भी नहीं होता है। परमानेंट मेमोरी लॉस या ब्रेन डैमेज ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर है टेम्पोररी मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन। थोड़ा सा कंफ्यूजन, टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो सकता है ईसीटी के बाद, कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ? फियर ऑफ डेथ, थैनाटोफोबिया। थैनाटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, हाइट से फियर हो। क्लस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। और गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज। मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स में जो मेमोरी डिसऑर्डर सबसे ज्यादा मेन कॉमन होता है डिमेंशिया। व्हाट इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर? अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, सोमेटोफॉर्म और सिजोफ्रेनिया। तो अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स। मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर अडल्ट, ये फिर से आ गया। आंसर क्या है? डिमेंशिया। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो मॉडर्न साइकोलॉजी में इसका फाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड, जिसने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। उसके बाद एरिक्सन की बात करें हम, एरिक्सन ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस इसने दी थी। यूगो कार्लेटी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कार्लेटी और विनी ने क्या किया था? ईसीटी की खोज की थी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ग्रांट कल्पन, इसने दी थी क्राइसिस थ्योरी दी थी। फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई इज नोन एज, फॉल्स परसेप्शन है, ध्यान दीजिए, परसेप्शन डिसऑर्डर है, फॉल्स है, विद स्टिमुलाई, इसमें स्टिमुलाई प्रेजेंट है। तो हेलुसिनेशन क्या होता है? फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी एक्टिव स्टिमुलाई। डेल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, उसको किसी भी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। मैनिया होता है हाइपर एक्टिविटी होती है, इसमें एक प्रकार का अफेक्ट डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है। मैनिया और डिप्रेशन होते हैं मूड डिसऑर्डर, तो मैनिया हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन होता है फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलाई के साथ कोई फॉल्स परसेप्शन होता है, जैसे कि कोई ब्लैक कलर की रोड पड़ी हो या ब्लैक कलर का कोई रबड़ पड़ा हुआ हो, उसको उसने सांप समझ लिया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई को, तो ये क्या होगा? इल्यूजन, उसको इल्यूजन हो गया। पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी आर कंसिडर्ड ए पर्सनालिटी टाइप ऑफ। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है,
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है, सब कुछ उनको सेंस है, वो कौन सा पर्सनैलिटी टाइप हो सकता है। 4 इसमें दे रखे। तो एक्स्ट्रावर्जन यानी कि लोगों से घुल रहा है, मिल रहा है। ओपननेस, ओपन है सोसाइटी के प्रति। इंट्रावर्जन, ये इंट्रावर्जन इसमें है नहीं पर्सनैलिटी टाइप में। एक्स्ट्रावर्जन है ओपननेस। और कॉन्शियसनेस, कॉन्सेंशियसनेस यानी कॉन्शियसनेस क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है, तो ये होगा कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द अदर नेम फॉर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यानी किसी कोई उसको परसिक्यूट कर रहा है, कोई इसको मार रहा है, पीट रहा है या कुछ उसके खिलाफ कह रहा है, ये उसको डेल्यूजन हो जाता है। डेल्यूजन है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। तो ये कौन सी पर्सनैलिटी में मिलेगा, ये मिलता है पैरानॉइड डेल्यूजन के अंदर। ये मेन सिम्टम्स होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस होता है कि उसको बहुत ज्यादा मात्रा में बिलीव हो जाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शाहरुख खान हूँ, मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ। इस तरीके से वो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मैं ही अंबानी हूँ। ऐसे ही डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, डेल्यूजन इनफिडेलिटी होता है यानी कि उसको उसके पार्टनर पर शक हो जाता है, विश्वास नहीं होता है। ये डेल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी होता है। डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी, डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी में क्या होता है कि वो अपने आप को गॉड समझने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सुप्रीम पावर हूँ। तो ये डेल्यूजन ऑफ पैसिविटी होता है। तो इसका मेन आंसर होगा पैरानॉइड डेल्यूजन। साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट्स इज, साइको सोशल डेवलपमेंट की जो स्टेजेज है, 8 स्टेजेस दी थी इरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेज दी थी। उनमें से जो इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो होती है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स किन्हें कहा जाता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स को क्या कहा जाता है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहा जाता है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स में ट्रेमर, रिजिडिटी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ईपीएस। ईपीएस को ट्रीट करना है, तो ईपीएस को ट्रीट करने के लिए क्या करना होगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या करती है, डोपामिन को ब्लॉक करती है। तो हमें डोपामिन को ब्लॉकेज को रोकना, हटाना है, तो क्या देना होगा हमें, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स देंगे तो ईपीएस एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स है वो दूर हो जाएंगे। डाइसल्फिराम इज ए ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है, एल्कोहलिज्म में। डाइसल्फिराम एक एवर्जन थेरेपी के रूप में काम में लिया जाता है। साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। साइको एनालिटिक थ्योरी है वो फ्राउड, जो सिगमंड फ्रेड ने दी थी। The condition in which false beliefs are firmly maintained and even that they are not shared by others is called, false beliefs firmly maintained रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल होगा डेल्यूजन का। डेल्यूजन के अंदर फॉल्स बिलीफ्स है, उनको दूर नहीं किया जा सकता। ये मेनली सिजोफ्रेनिया है या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर दिखाई देता है। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और इंसिडेंस इज नोन एज, ऑब्जर्व बिहेवियर या कहलाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसके अंदर ब्रीफ हिस्ट्री होती है उसके बिहेवियर की। क्लिनिकल रिकॉर्ड में सारा उसका क्लिनिकल डाटा होता है। फैमिली रिकॉर्ड में उसकी सारी फैमिली की डाटा रहता है। क्युमुलेटिव रिपोर्ट में जितना भी उसकी क्युमुलेटिव रिपोर्ट्स होती है वो सारी इसके अंदर आती है। तो इसका जो ब्रीफ बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of altering the state of consciousness induced by conditioning and skilled use of suggestion is known as, यानी कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को इंड्यूस बाई कंट्रोल, कंडीशनिंग एंड स्किल्ड यूज ऑफ सजेशन। तो ये मेनली थेरेपी होती है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के अंदर उसके बिहेवियर को
अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल या सबकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल में उसके बिहेवियर को लाया जाता है और उसको रियल और उसको ठीक किया जाता है। द कंडीशन वेयर ए पेशेंट सीज ए रोप एंड फियर इट टू बी लाइक ए स्नेक इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? स्टिमुलाई दिखाई दे रहा है उसको, रोप को वो क्या समझ रहा है? स्नेक समझ रहा है, यानी कि फाल्स परसेप्शन है, फाल्स स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन फाल्स परसेप्शन है, तो ये क्या कहलाएगा? इल्यूजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस डू नॉट इजिली रीच टू अवेयरनेस। तो अवेयरनेस तक हम कौन सा पहुंचा सकते हैं? अनकॉन्शियस को हम अवेयरनेस तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में, ना तो वो सबकॉन्शियस में आएगा ना ही कॉन्शियस में आएगा। सबकॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी कहते हैं और कॉन्शियस, इनको हम अवेयरनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अनकॉन्शियस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते अवेयरनेस के अंदर। The method of helping the individual by encouraging him to discover the reason of his behavior is called। तो उसको खुद को ही उसके बिहेवियर को डिस्कवर करने के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। Who is recognized as father of psychoanalysis? ये तो सबको पता ही है, हम सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट्स ऑफ। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किसके साइड इफेक्ट है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स के। डाइसल्फिराम किस में यूज होती है? एल्कोहलिज में। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये दोनों कौन से डिसऑर्डर है? ईटिंग डिसऑर्डर्स। हेलुसिनेशन इज कॉज्ड बाय जीआई डिसऑर्डर से, मेंटल इलनेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, ये क्या है? मेंटल इलनेस है। साइकोएनालिटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का क्या सिम्टम नहीं है इसमें? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, ये है क्योंकि डेली एक्टिविटीज में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, उसको हमेशा गिल्ट रहता है। सुसाइडल आइडियाज भी आ सकते हैं डिप्रेशन के अंदर। तो आंसर क्या होगा? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मेनली किसमें दिखता है? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में, मैनिया में दिखाई देता है। मैनिया में उसको ग्रैंडियोज यानी कि वो सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, वो दिखाई देता है। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। साइकोडायनेमिक्स थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय फ्रॉइड, सो फोबिया एज। जो सिगमंड फ्रॉइड है उसके अनुसार फोबिया क्या है? उसके अनुसार फोबिया है जो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज है वो रिप्रेस हो गई, उनको वापस अगर कोई वो स्टिमुलाई दिख जाता है तो वो वापस कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। तो उसने बताया था कि दीज आर द रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेज, क्योंकि फ्रॉइड ने दिया था इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत। तो फ्रॉइड ने माना था कि जो फोबिया है ये रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेज की वजह से होता है। क्वेश्चन इज, इन ए चाइल्ड विद कंडक्ट डिसऑर्डर एग्रेसिव बिहेवियर इज। बच्चे के अंदर अगर कंडक्ट डिसऑर्डर है तो उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर किसकी वजह से हो सकता है? तो एग्रेसिव बिहेवियर मेनली हेरिडिटी की वजह से उसमें हो सकता है। साइकोसोमेटिक इलनेस कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हिस्ट्रिया बाय। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यानी सोमेटोफॉर्म जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि साइकेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, साइकोटिक प्रॉब्लम्स, एंजाइटी की वजह से क्या होता है? बॉडी के अंदर सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है? अल्टर्ड डिफरेंस। हिस्टीरिया में क्या होता है? हिस्टीरिया एक कन्वर्जन डिसऑर्डर है, उसके अंदर बिना किसी सिम्टम्स के उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लग जाते हैं। तो साइकोसोमेटिक इलनेस में क्या होता है? ऑटोनोमिक डिस्टरबेंस होते हैं, यानी कि उसकी हार्ट रेट है, बीपी है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं साइकोटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी एंजाइटी की वजह से उसको बीपी बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाती है, तो ऑटोनोमिक डिस्टरबेंस है। हिस्टीरिया के अंदर ऑटोनोमिक डिस्टरबेंस नहीं होते, क्या होते? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो सकते हैं। इन सिजोफ्रेनिया द टर्म एनहेडोनिया रेफर्स टू। सिजोफ्रेनिया के अंदर एक सिम्टम्स होता है एनहेडोनिया। इसका मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिएक्ट एंजॉयबल प्लेजेबल इवेंट्स, यानी कि उसको जिन चीजों में पहले एंजॉय होता था, मजे आते थे,
उन चीज़ों में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। एंड हेडोनिया, इनएबिलिटी टू एंजॉय प्लेजरेबल मूवमेंट्स, प्लेजरेबल इवेंट्स, इसे कहते हैं एनहेडोनिया। डेल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, डेल्यूजन किस चीज़ का डिसऑर्डर है? परसेप्शन का, मेमोरी का, इंटेलेक्चुअल का, थिंकिंग तक किसका डिसऑर्डर है? डेल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, यानी कि उसकी फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाते हैं, वो इज ए थिंकिंग डिसऑर्डर। एंजाइटी न्यूरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, एंजाइटी न्यूरोसिस के अंदर पैनिक अटैक हो सकते हैं भाई, मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेंट्स कुछ हो सकता है, ओवर कंसर्न भी हो सकता है एंजाइटी के अंदर, लेकिन एंजाइटी के अंदर सोसाइटी की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया सुसाइड। सुसाइड मेनली किस में पाया जाता है? डिप्रेशन के अंदर मेनली पाया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आज देखे कि जितने भी हमारे साइकेट्रिक के क्वेश्चंस आरआरबी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए थे, उनको हमने एनालिसिस किया कि कितने हमारे क्वेश्चंस। तो साइकेट्रिक का काफी ज्यादा वेटेज है, यहाँ हम देख रहे 51 क्वेश्चन, कुछ एक दो रिपीट हो गए, तो 50 क्वेश्चन साइकेट्रिक से पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं, पिछली 5 से 7 एग्जाम्स में। तो काफी वेटेज है साइकेट्रिक का। क्वेश्चंस भी ज्यादा टफ नहीं होते, थोड़े इजी क्वेश्चंस है ज्यादातर इसमें। एक तो डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन काफी आते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ये डिसऑर्डर्स, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे साइकेट्रिक को, एक बार एनालिसिस करोगे, एक बार आप स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, तो आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।